कहानी की शुरुआत में ही हम रोशन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ यूएस में रहता था और पिछले 5 साल से रोशन की दादी अन्नपूर्णा भी उन लोगों के साथ ही रह रही थी। लेकिन अचानक ये अन्नपूर्णा की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि वो अब 5 से 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगी और इसीलिए ही ये अन्नपूर्णा अपने बेटे से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ महीने इंडिया के ओल्ड दिल्ली में अपने घर में ही गुजारना चाहती है। लेकिन अन्नपूर्णा के बेटे किसी भी हालत में इंडिया वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया था और इसीलिए उनके पिता ने उन्हें अपने घर में आने के लिए मना कर दिया था। अब उनके पिता तो नहीं रहे लेकिन अन्नपूर्णा के बेटे अभी भी उसी बात को अपने मन में रखा हुआ है और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए रोशन तय करता है कि वो खुद ही अपनी दादी को लेकर इंडिया वापस जाएगा और जिससे कि अन्नपूर्णा भी बहुत खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रोशन और अन्नपूर्णा दिल्ली आते हैं और एयरपोर्ट में उन लोगों को रिसीव करने के लिए अली बैग नाम के एक आदमी आते हैं जो कि रोशन के पिता के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। और इतने सालों बाद अपने घर लौटकर अन्नपूर्णा बहुत खुश होती है और रोशन पहली बार इंडिया आया था और इंडिया आते ही यहाँ के लोग, यहाँ के तौर तरीकों को देखकर पहले तो वो बहुत हैरान होता है लेकिन धीरे धीरे रोशन इन सब को समझने की कोशिश करता है। अन्नपूर्णा के पड़ोसी थे मदन गोपाल और जय गोपाल नाम के 2 भाई और उनकी पत्नियां और मदन गोपाल और जय गोपाल की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था रमा। लेकिन मदन गोपाल और जय गोपाल दोनों की ही आपस में नहीं बनती थी और उन लोगों की आपसी इसी रंजिश के चलते हुए उन लोगों ने रमा की भी जिम्मेदारी लेकर शादी नहीं करवाई थी। मदन गोपाल की बेटी थी बिट्टू और मदन गोपाल और जय गोपाल दोनों का ही एक एक करके 2 बेटे थे। इसके अलावा भी उनके मोहल्ले में ममदू नाम के एक हलवाई का दुकान हुआ करता था जहाँ पर सभी लोग बैठकर बातें किया करते थे। और इसके बाद ही गोबर नाम का एक आदमी था जो कि मंद बुद्धि था और उसे लेकर अक्सर मोहल्ले वाले मजाक उड़ाया करते थे। और थे सेठ जी जो कि बहुत सारे ब्याज में पैसे उधार दिया करते थे और उनकी तीसरी पत्नी शशि जो कि काफी यंग थी और उसका एक फोटोग्राफर सुरेश के साथ अफेयर चल रहा था। और इस मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग ही बहुत ही शांति से रहा करते थे। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि मदन गोपाल की बेटी बिट्टू जो कि एक सिंगर बनना चाहती थी और इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए वो तैयारी कर रही थी और इन सब में वो फोटोग्राफर सुरेश की मदद लेना चाहती थी और सुरेश भी बिट्टू का फायदा उठाने की कोशिश करता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रोशन इन मोहल्ले वालों के साथ धीरे धीरे घुल मिल जाता है और यहाँ के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करता है। रोशन और बिट्टू की जब भी मुलाकात होती थी तब भी उनका झगड़ा हो जाता था और पहले पहले उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसके बाद एक दिन रोशन की दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और रोशन अपने दादी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाता है और वो देखता है कि आसपास के सभी लोग उन लोगों की कितनी मदद करते हैं और हॉस्पिटल में भी वो लोग दादी को अकेला नहीं छोड़ते बल्कि सभी मिलकर उनकी ध्यान रखा करते हैं। और ये देखकर भी रोशन बहुत हैरान होता है क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था कि किसी की परेशानी में लोग खुद का काम काज भूलकर दूसरों की इतनी मदद कर सकते हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ ओल्ड दिल्ली में एक काला बंदर का आतंक छाया हुआ था जो कि रातों को लोगों के घरों में जाकर चीजें चुराता था और लोगों को जख्मी करता था। और इस काले बंदर का आतंक इतना छा गया था कि अब सारे लोग सिर्फ इसी को लेकर बातें किया करते थे। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बिट्टू के पापा मदन गोपाल उसके शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे लेकिन बिट्टू को अभी शादी नहीं करनी थी और रोशन को भी ये पता चलता है कि बिट्टू एक सिंगर बनना चाहती है और उसे अभी शादी नहीं करनी थी। इसीलिए रोशन जाकर मदन गोपाल से बहुत ही आराम से बात करता है और उन्हें समझाते हैं कि बिट्टू की ऐसी जल्दबाजी से शादी करवा देना ठीक नहीं है। और मदन गोपाल भी फिलहाल के लिए रोशन की बात सुनते हैं और इसके बाद धीरे धीरे बिट्टू और रोशन के रिश्ते में सुधार आने लगती है और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब बिट्टू को ये पता चलता है कि रोशन कुछ ही दिनों में वापस यूएस चला जाएगा तो बिट्टू को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो इंडियन आइडल की ऑडिशन देती है और सिलेक्ट हो जाती है लेकिन आगे की कंपटीशन के लिए उसे मुंबई जाना पड़ेगा। और ये बात जब वो अपने घर में बताती है तो मदन गोपाल फिर से बहुत नाराज हो जाते हैं और वो तय करते हैं कि वो बिट्टू की शादी करवा के उसे उसके ससुराल भेज देंगे जिससे कि उनकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और वो जल्द से जल्द एक अच्छा रिश्ता देखने की कोशिश करने लगते हैं। और ये सब कुछ देखकर बिट्टू फिर से परेशान हो जाती है और वो तय करती है कि वो किसी भी हालत में मुंबई
जाएगी। दूसरी तरफ रोशन को भी जब ये रियलाइज होता है कि वो बिट्टू से प्यार करता है तो अली बैग के समझाने पर वो तय करता है कि वो अपने दिल की बात बिट्टू को जरूर बताएगा। और वो जब इसी बारे में बिट्टू से बात करने के लिए जाता है तब उसे बिट्टू से पता चलता है कि वो जल्दी ही सुरेश के साथ मुंबई भाग जाएगी। और ये बात सुनकर रोशन हैरान रह जाता है क्योंकि रोशन को ये बात पता थी कि सुरेश एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि उसका तो सेठ जी की पत्नी के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन रोशन इन सब के बारे में बिट्टू को कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि एक दिन रात को उन लोगों के मोहल्ले में भी काले बंदर का आतंक मच जाता है और ममदू की दुकान से बहुत सारी चीजें चोरी हो जाती है। और इसके बाद ही यहाँ के लोग भी चौकन्ना होते हैं और वो लोग एक बाबा को बुलाते हैं जिनसे वो लोग इस काले बंदर से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो बाबा ये कहते हैं कि उनके मोहल्ले में जो मस्जिद है वो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है और इस मस्जिद के यहाँ पर होने की वजह से ही भगवान नाराज हो गए हैं और इसके वजह से ही काले बंदर का आतंक उन पर छाया हुआ है। और इन्हीं बातों को लेकर अब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच मनमुटाव शुरू होता है और यही मनमुटाव धीरे धीरे दंगे फसाद में बदल जाता है जिसके वजह से उनके मोहल्ले में अशांति फैलती है। और ये सब कुछ देखकर रोशन बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है तो यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहते हुए ही देखा था, लेकिन अचानक इन्हीं सारे लोगों के चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। जो भी हो इसके बाद देखा जाता है कि इन सब के बीच ही बिट्टू एक दिन रात को सुरेश के घर से भाग जाती है और रोशन पहले से ही प्रिपेयर था कि वो बिट्टू को जाने से रोकेगा। और फिर वो खुद एक काले बंदर का सूट पहनकर बिट्टू और सुरेश के सामने आता है और सुरेश काला बंदर देखकर डर के बिट्टू को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और सुरेश के वहां से जाने के बाद रोशन बिट्टू को अपना चेहरा दिखाता है और वो बिट्टू को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और बिट्टू भी ये बात सुनकर खुश होती है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर मोहल्ले के सारे लोग आ जाते हैं और वो लोग रोशन को भी काला बंदर समझ के उसे मारने पीटने लगते हैं और लोगों को यही लगता है कि इतने दिनों तक रोशन ही काला बंदर बन के सबको डरा रहा था। और अब हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी के लोग एकजुट होकर रोशन को मारने पीटने लगते हैं और बिट्टू सबको समझाने की कोशिश करती है कि ये काला बंदर नहीं है, लेकिन कोई भी बिट्टू की बात नहीं सुनता और वो लोग रोशन को मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर गोबर आता है और वो सबको रोकता है और कहता है कि काला बंदर दरअसल बाहर कहीं नहीं बल्कि इन सारे लोगों के मन के भीतर ही है और उनके मन के अंदर का ये काला बंदर ही आज उन लोगों को हैवान बना दिया है। और गोबर की ये सारी बातें सुनकर सबको कहीं न कहीं रियलाइज होता है कि उन लोगों ने गलती किया है और इसके बाद ही फौरन एम्बुलेंस बुलाया जाता है और इमीडिएटली रोशन की ट्रीटमेंट शुरू होती है। लेकिन पहले रोशन ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और हम देखते हैं कि वो अपने लाइफ और डेथ के बीच था और इसी बीच वो अपने मरे हुए दादाजी से मिलता है और उसके दादाजी रोशन से उनके मोहल्ले वालों की ऐसी हरकत के लिए माफी मांगते हैं और वो कहते हैं कि उनके मन में भी एक काला बंदर था, इसीलिए कभी भी वो रोशन की माँ को अपना नहीं पाई और इसीलिए वो अपने बहू से माफी भी मांगना चाहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि रोशन वापस अपनी होश में आता है और उसे जिंदा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और हम देखते हैं कि रोशन कहता है कि वो अब फिर से अपने घर वापस आने वाला है जो कि उसका यही मोहल्ला था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।